केस वाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि एक पेशेंट आपके पास आया 57 इयर्स ओल्ड, ठीक है, और यू कैन से 47 45 इयर्स ओल्ड यंग मैन, ठीक है। एम्बुलेंस लेकर आई आपको, उसने बोला कि ये रोड पे पड़े हुए थे, इनकी मोटरसाइकिल बाहर पड़ी हुई थी और ये अनकॉन्शियस थे और इनको मैं लेकर आया हूँ आपके पास, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली रोड साइड एक्सीडेंट, है ना। अब रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है इस पेशेंट को, ठीक है, और पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसके पास जाकर के क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमीडिएटली करेक्ट करना है, यही तो है ना। अगर मान लीजिए आपका टिबिया फ्रैक्चर है या फीमर फ्रैक्चर है, ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट मरेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने उसको बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया है तो हो सकता है 1.5 से 2 लीटर तक ब्लड चला जाएगा और पेशेंट शॉक में जाएगा, बट पेशेंट मरेगा नहीं। क्यों सर? ठीक है। बट अगर हेड इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, एब्डोमेन इंजरी है और पेल्विस इंजरी है, तो उसमें पेशेंट मर सकता है, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमें पेशेंट को बचाना है, रिससिटेट करना जिसको बोलते हैं, कि हमें पेशेंट को रिससिटेट करना है। हमारे नजर से कोई ऐसी इंजरी छूटे नहीं जो बाद में लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए और उससे पेशेंट मर जाए, ठीक है ना। तो मान लो ये पेशेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये पेशेंट अनकॉन्शियस है। हम इसको ये देखेंगे कि भाई या तो एक जो इम्पैक्ट होता है एक्सीडेंट का, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके बाद अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लेता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पेशेंट को आए हुए 10 मिनट, एक्सीडेंट को हुए हुए 10 से 15 मिनट हो गया, ठीक है, तो भी हम एक बार पूछेंगे, ठीक है। अगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा पेन देंगे उसको। मान लीजिए पेन देने के बाद वो उठ गया, तो इट मींस ये हुआ कि भाई पेशेंट का अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस लेवल जो है इतना डिटीरियोरेट नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रॉमा और हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं जिसको बोलते हैं पॉली ट्रॉमा। हो सकता है इसको हेड इंजरी भी हो, उसको नेक इंजरी भी हो, उसको चेस्ट इंजरी भी हो, एब्डोमेन भी हो सकता है, पेल्विस भी हो सकता है और लॉन्ग बोन्स हो सकता है, कुछ भी इंजरी हो सकती है इसको। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज व्हाट, पेशेंट हेलमेट पहने था या नहीं पहने था, ठीक है। और पेशेंट अगर हेलमेट पहने था, ठीक है, तो प्रोबेबली ये है कि कोई मेजर इंजरी नहीं हुई होगी अगर हेलमेट उसका ठीक ठाक है, ठीक है। हेलमेट अगर पहने हुए है तो वहां पर उसको निकाल दिया है उन्होंने, हेलमेट यहाँ पर आया है तो पहने हुए है, तो हेलमेट निकालेंगे कैसे, ठीक है। हमें सर्वाइकल स्पाइन को भी देखना है, ठीक है। प्लस जो चीजें हमें इमीडिएटली पता करनी होती है, ठीक है, उसके लिए हमारा स्टाफ को रेडी होना चाहिए कि पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो एक पेशेंट का जिम्मेदारी, एक स्टाफ की जिम्मेदारी ये है कि भाई एक लार्ज बोर कैनुला फौरन लगा दे। और जब लार्ज बोर कैनुला लगा रहा है तो साथ ही में उसका ब्लड शुगर भी देख ले। उसका रीजन क्या है ब्लड शुगर देखने का? कि हो सकता है कि वो पेशेंट गिरा हो, नॉट बिकॉज ऑफ एनी ट्रॉमा, हिट बाय अनदर व्हीकल, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और डायबिटिक पेशेंट हो, ठीक है, इंसुलिन लिया हो और या तो उसकी जो डोजेस है वो रेगुलेट नहीं हुई हो, हाइपोग्लाइसीमिया में गया और वो चलाते चलाते गिर गया। एक तो वो रीजन से आपने आरबीएस देख लिया, अगर आरबीएस 40 है इमीडिएटली आपने उसको वहां पर रिससिटेट कर दिया और आपने शुगर दे दिया उसको, मतलब कि डेक्सट्रोज लगा दिया आपने। डेक्सट्रोज लगाते ही इसने आप आधे 15 मिनट में पेशेंट ने आंखें खोल दी। तो ये तो हो गया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए शुगर ठीक ठाक है 120 110 90, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट नहीं है, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट द रीजन, ठीक है। दूसरा क्या है जो हम बाद में करते हैं, ठीक है, बट पहले जब हम कैनुला लगाएंगे तो हमें ये देखना है कि लार्ज बोर कैनुला हमने लगा दिया, इन केस अगर हमें ये पेशेंट अरेस्ट हो गया, ठीक है,
अगर ये पेशेंट अरेस्ट हो गया तो हमारे पास कैनुला ऑलरेडी लगा हुआ है उसको रिससिटेट करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए, ठीक है। तो पहला काम, लार्ज बोर कैनुला अगर लगाया है आपने तो वो इम्पोर्टेंट हो गया, आपने फौरन आरबीएस उसी वक्त देख लिया, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। हमने इसको पिंच किया, इन्होंने आंखें खोल दी, ठीक है, आंखें खोल दी, इसका मतलब ये है कि पल्स मौजूद है, ठीक है। अगर उन्होंने आंखें नहीं खोली, हमने फौरन इनका कैरोटिड देखा, ठीक है। कैरोटिड कैसे देखोगे, ऐसे टर्न करोगे, ठीक है, जो बीच की लाइन है ना, इसको राइट या लेफ्ट में स्लाइड करोगे, ये तीनों उंगली, और यहाँ पर हाथ रखो, देखोगे पैराटिड है कि नहीं। कितनी देर तक देखोगे, 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड इज द मिनिमम एंड 10 सेकेंड इज द मैक्सिमम, इतना टाइम आपको देना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पल्स है, ठीक है, तो इसका मतलब कि पेशेंट अनकॉन्शियस है बट ही इज अलाइव, समझ में आ रहा है। अब अगर पेशेंट अलाइव है, ठीक है, बट इसको हेड इंजरी हुई हो सकता है, उसको नेक इंजरी हुई हो, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, लॉन्ग बोन, कुछ भी हुआ। अब हमें ये देखना है कि कोई आईवी कैनल लग गया और एक बंदे ने मॉनिटर लगा दिया, चेस्ट लीड लगा दिया, मॉनिटर में हमने इसका क्या क्या देखा, बीपी देखा, पल्स देखा, सैचुरेशन देखा और रेस्पिरेटरी रेट देखा, पल्स इज हार्ट रेट, ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। आप देखो हेड इंजरी है, ठीक है, अभी हम एग्जामिनेशन में बाद में आएंगे, ठीक है। पहले हमें ये देखना है कि हम वाइटल से ही क्या क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है। जिसकी हार्ट रेट या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, ठीक है, बीपी या तो कम होगा, ये टीओ कर रहा था, टीएमटी मशीन पे एक्सरसाइज कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा फीलिंग, ठीक है। या तो इसका हार्ट रेट ज्यादा होगा या तो हार्ट रेट कम होगा, बीपी ज्यादा होगा या बीपी कम होगा, दो चीज हो सकती है। रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा या रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, SpO2 या तो कम होगा या तो नॉर्मल होगा, ठीक है। आरबीएस हमने देख ही लिया है, कॉन्शियसनेस हमने देख लिया है। अब कॉन्शियसनेस के लिए हमें एक वो टेबल होता है जिसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, GCS, उसमें आई ओपनिंग से लेकर के वर्बल कमांड से लेकर के मोटर एक्टिविटीज देखते हैं, ठीक है। वो उसके लिए एक प्रॉपर सेशन होगा, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो हमने GCS देख लिया, शुगर देख लिया, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि हमने मॉनिटर में देखा कि 140 का हार्ट रेट चल रहा है और हमने हाथ लगाया यहाँ पर, तो ये कूल थे, टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी का होता है उससे कम था, ठंडा पड़ा हुआ है हाथ, ठीक है। हाइपो में अभी नहीं जाते हैं, पहले हम पेरिफेरी को देखते हैं कि वो कूल है या नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हार्ट रेट 140 का जा रहा है और हाथ पैर ठंडे हैं तो बाय डिफॉल्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज पेशेंट को हेमरेजिक शॉक है, क्योंकि ऑब्वियसली बीपी भी कम है, लेस देन 90 बीपी अगर सिस्टोलिक है, पेरिफेरी कोल्ड है, हार्ट रेट इज 140, इट मीन समझ जाओ कि ये पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें बाहर कुछ नहीं दिख रहा है ब्लीडिंग, बट ये इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो हेड इंजरी से शॉक में नहीं जाएगा बंदा, याद रखना। अगर सिर्फ हेड इंजरी है तो बंदा शॉक में नहीं जाएगा। अगर शॉक में जा रहा है बंदा, इसका मतलब ये है हेड इंजरी तो है ही, साथ में एब्डोमिनल इंजरी है, कहीं ना कहीं या तो चेस्ट इंजरी है, कहीं ना कहीं ब्लड जा रहा है। तो उसमें शॉक के जो क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। तो क्लास 1 में क्या है, 15% अगर ब्लड लॉस है तो दैट कम्स इन क्लास 1, 15 से 30 के बीच में है तो दैट इज क्लास 2, 30 से 40 के बीच में अगर ब्लड लॉस है तो दैट इज क्लास 3, और 40% से ज्यादा अगर ब्लड लॉस है तो दैट इज क्लास 4, ठीक है।
तो क्लास 3 एंड क्लास 4 में हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये पेशेंट को यहाँ रखना है और इसका सिर्फ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, ये भी फ्रैक्चर है, ये भी फ्रैक्चर है, तो 1.5-3 लीटर तक ब्लड जा सकता है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर में। तो अगर क्लास तो 3 और 1.5 लीटर का मतलब क्लास 3 में आ गया, तो क्लास 3 में आ गया तो फौरन हमें दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये बंदे का ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, इतना ब्लड जा चुका है इसको, ठीक है। तो हमें ब्लड बैंक से बात करनी पड़ेगी अगर हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है तो, ठीक है। उनसे बोलना पड़ेगा कि हमारे पास एक ऐसा पेशेंट है, ठीक है, इसका फीमर बायलैटरल फीमर फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग हो रही है, हमने पहले उसको टर्निकेट से उसको स्टॉप किया ब्लीडिंग, ठीक है, और फर्दर जो है रिससिटेट करने के लिए हमें ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो एक तो आपने ब्लड अरेंज कर लिया, ठीक है, ये हो गया सर। ब्लड अरेंजमेंट वाली बात, ये बातें याद रखना, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। हमने सिर्फ ये देखा कि पेरिफेरी कोल्ड है, टैकीकार्डिया चल रहा है, ठीक है, बीपी लो है, हमें समझ में आ गया कि हेड इंजरी तो दिख रही है, ठीक है। हेड इंजरी से शॉक नहीं हो सकता है, तो इसका या तो चेस्ट में कुछ ब्लीडिंग हुई है, या तो एब्डोमेन में हुई है, या तो पेल्विस में हुई है, ठीक है। ब्लड अरेंजमेंट आपने कर दिया है, आप मेडिको लीगली सेफ हो गए, ठीक है। अब आप इसको क्रिस्टलॉइड्स दोगे, कोलाइड नहीं दोगे, क्रिस्टलॉइड्स दोगे। क्रिस्टलॉइड्स एज पर द लेटेस्ट प्रोटोकॉल ATLS का 1 लीटर तक आप दे सकते हो, फॉलोड बाय ब्लड प्रोडक्ट। अदरवाइज डायल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, पेशेंट और शॉक में जा सकता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ज्यादा है, बीपी कम है, कोल्ड पेरिफेरीज है, सो अंटिल प्रोवन अदरवाइज पेशेंट इज इन शॉक, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें कहीं दिख नहीं रहा है ब्लीडिंग होते हुए। ट्रॉमा प्रोटोकॉल ये है कि आप पहले उसको स्टॉप करें, अगर आपको दिख रहा है कहीं से ब्लीड कर रहा है टोर्निकेट से, ठीक है, उसको या फिर कंप्रेशन बैंडेज से उसको स्टॉप करें, वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मान लो बीपी हार्ट तो बहुत ज्यादा चल रहा था पिछले वाले केस में, इसमें हार्ट रेट जो है ना वो आपका 50-60 या 70-80 चल रहा है, ठीक है। तो पेशेंट शॉक में है या नहीं है? उसमें भी शॉक में हो सकता है अगर उसको बीटा ब्लॉकर चल रहा है ना, कोई बीटा ब्लॉकर चल रहा हो, एंटी हाइपरटेंसिव चल रहा हो, ठीक है, या तो उसने बीटा ब्लॉकर को ओवरडोज करके आया है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हो, या फिर उसको साथ में किडनी का इश्यूज हो, हाइपरकैलेमिया हो, ठीक है। तो और बहुत सारी चीजें हैं जिससे हार्ट रेट रिलेटिविटी, जिसको बोलते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, तो वो हो सकता है। बट नॉर्मली इस पेशेंट में जिसको ऐसा लगता है कि यार ये हेल्दी पेशेंट है, हार्ट रेट ज्यादा है, लो बीपी है, कोल्ड पेरिफेरीज है, शॉक, अंटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। हार्ट रेट लो है तो क्या हो सकता है, लो इन द सेंस, ऑलवेज रिमेंबर अगर पेशेंट का हार्ट रेट 70s, 50s, 60s में है, ठीक है, और ब्रीदिंग पैटर्न अगर इरेगुलर है, ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि ये बहुत ही सीवियर हेड इंजरी है, ठीक है। ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर है, ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, तो हेड इंजरी ट्रॉमा का पेशेंट है, तो आप ये समझ लो कि अंदर ब्लीड हुआ है अच्छा खासा और उसका मास इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर आप फटाक से उसका पीपल्स भी देख सकते हो जो कि अनइक्वल होगा, ठीक है, एसिमेट्रिकल पीपल्स, ठीक है, या हो सकता है पिन पॉइंट हो, ठीक है, स्लगिश रिएक्टिंग हो, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर वो हार्ट रेट कम है, इरेगुलर ब्रीदिंग है, ठीक है, पीपल्स अनइक्वल है, ठीक है, तो ये चीजें हेड इंजरी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में सीवियर हो सकती है, ठीक है। क्या हो गया रमेश? ठीक है, चलो
या तो सैचुरेशन, अब सैचुरेशन पे आ जाए, बीपी हो गया, हार्ट रेट हो गया, इसमें अनइक्वल तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें देखी, ठीक है, कोई ओपन वुंड तो नहीं है, फ्लैट चेस्ट तो नहीं है, ओपन न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है, ठीक है, फौरन ऑस्कल्टेट करके देख लिया एयर एंट्री इक्वल है कि नहीं है, दिस इज योर बी। एयरवे में हमने देखा, इसको ओपन किया, अलर्ट है, बात कर रहा है, एयरवेज क्लियर, बात नहीं कर रहा है, हमने इसको ऐसे थोड़ा सा जो है ना जॉ थ्रस्ट दिया, मुंह ओपन किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वोमिटिंग है अंदर, कोई ब्लड है अंदर, फौरन सक्शन करके एयरवे क्लियर किया, ठीक है, तो हो सकता है वो फौरन कॉन्शियस हो जाए क्योंकि ऑक्सीजन मिलने लगी उसको। तो एयरवे देखा, ब्रीदिंग पैटर्न देखा, ब्रीदिंग देखा, एसेस किया, ऑस्कल्टेट किया, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स इमीडिएटली हमें उसको डीकंप्रेस करना होता है, ठीक है। अब हम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को छोड़ के पहले हम इंजरीज को रूल आउट करते हैं कि क्या क्या इंजरीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं इमरजेंसी में एक एक करके, प्लान ऑफ एक्शन। हाँ ठीक है, हम स्काल्प से जाएंगे, हेड से जाएंगे। स्काल्प में लैसरेशन है कि नहीं है, कोई डिप्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है, कोई ऑब्वियस ब्लीडिंग तो नहीं है, क्योंकि स्काल्प ब्लीडिंग जो है वो आर्टीरियल होती है। कभी कभी स्काल्प ब्लीडिंग भी इतनी होती है कि पेशेंट शॉक में जा सकता है, नॉट इंटरनल ब्लीडिंग, स्काल्प ब्लीडिंग, ठीक है, वो भी ब्लीडिंग ऐसी हो सकती है कि पेशेंट शॉक में जा सकता है, एंड दैट शॉक कुड बी 1 और 2 क्लासिफिकेशन वाइज, ठीक है। हमें उसको स्टॉप करना है। अगर मान लो डीग्लविंग इंजरी है, पूरा स्काल्प निकल के बाहर आ गया है, ठीक है, बोन इज ओके, तो उसमें भी ब्लड लॉस हो सकता है। हमने ये स्काल्प देखा, स्काल्प में हमें लैसरेटेड वुंड देखा, हमने डिप्रेस फ्रैक्चर देखा, वो आपका हेमाटोमा देखा, स्काल्प हेमाटोमा देखा, ठीक है। ये हेड मान लो यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है, अगर है तो उसको वैसे ही मैनेज किया। इमीडिएटली हम हीमोस्टैट सूचर ले सकते हैं कि अगर हमें पास टाइम नहीं है, हम आगे जाएंगे इससे, और स्टाफ को बोल दें कि भाई एक जो है ना सूचर लेकर आ जाओ, अगर ज्यादा सूचर हो रहा है तो हम एक हीमोस्टैट सूचर 3-4 मार करके इसको स्टॉप करके बैंडेज कर देते हैं। ये स्टाफ करेगा, यू जस्ट हैव टू ऑर्डर, जो भी वो टीम लीडर होगा, ठीक है। स्कार्फ देख लिया, अब हमने ईयर्स पे आ गए। ईयर्स के पीछे इसको बोलते हैं बैटल साइन, यहां पर अगर डिस्कलरेशन हो गया है, ठीक है, एक तो वो देख लिया कि बैटल साइन इज प्रेजेंट और एब्सेंट। यहाँ पर जो डिस्कलरेशन होता है, यहाँ पर जो है आपका पर्पलिश कलर हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, जिससे ब्लीडिंग यहाँ जा रही है। एक चीज और है, नेजल ब्लीड देखना है। नेजल ब्लीड में हमें ब्लड देखना है या एक क्लियर सा फ्लूइड देखना है, दैट इज योर CSF, ठीक है, वो तो नहीं है, या फिर ब्लड तो नहीं है। अगर नेजल ब्लीड प्रेजेंट है, बैटल साइन प्रेजेंट है, एक्यूमोसिस है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है, ठीक है, दैट दिस पेशेंट को बेस ऑफ द स्कल जो अंदर है वो कहीं ना कहीं इसकी जो बोन्स है वो फ्रैक्चर होकर के वो नीचे आ रही है, ठीक है। हमने ये देख लिया, नाक में ब्लीडिंग है या नहीं है वो देख लिया, आईज इज ओके। फिर हमने मैंडिबल को चेक किया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हमें इंटीबेट करना पड़े, ठीक है, तो उस इंटीबेशन के वक्त हमें ये देखना है कि हमें हेड को लिफ्ट नहीं करना है, टिल्ट नहीं करना है, ठीक है, वरना सर्वाइकल स्पाइन जो हमारी वो कॉम्प्रोमाइज हुई है वो और कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। पेशेंट कैन गो इनटू क्वाड्रिप्लेजिया और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है, और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सीवियर हाइपोटेंशन, ठीक है, क्योंकि सारा ब्रेन के नीचे से सारा कंट्रोल वहां जा रहा है, ठीक है, अप टू C1, C2, C3, C4, समटाइम T1 तक, जो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक में भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्पाइनल शॉक, वो अलग चीज, ठीक है। हमने स्कार्फ देखा, हमने आईज देखा, हमने नोज देखा, हमने ईयर के पीछे देखा, मैंडिबल देखा,
ठीक है, इसका मूवमेंट ठीक है। जैसे ही हमने ये चीज कवर कर ली, फिर हमें क्या करना है, फिलाडेल्फिया कॉलर लगाना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, ठीक है, हम उससे पूछेंगे भाई यहाँ पर कोई दर्द तो नहीं है, ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर ड्राउजी है या इंटॉक्सिकेटेड है, अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक से बता नहीं पा रहा, या फिर कोई डिस्ट्रैक्टिंग इंजरी है जो उसको यहाँ के पेन से ज्यादा वहां के पेन की तरफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई हमें ये पेशेंट को फिलाडेल्फिया कॉलर, रिजिड कॉलर लगाना है। लगाने से पहले क्या करना है, यहां पर हमें ये देखना है कि जो वेन्स है यहाँ पर ये इनगॉर्ज तो नहीं है, ठीक है, इनगॉर्ज तो नहीं है। इनगॉर्ज अगर है तो इसका मतलब है ये पेशेंट को हो सकता है कि हार्ट का ट्रॉमा हो सकता है, या फिर हो सकता है इसको टेंशन निमोथोरेक्स हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेनस रिटर्न ठीक से नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ की जो वेन्स है, जुगुलर वेनस प्रेशर जो है ना ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये पेशेंट को हो सकता है या तो कार्डियक टैम्पोनार्ड होगा या फिर टेंशन निमोथोरेक्स होगा। आपने ये चीज क्लियर कर ली, उसके बाद फिर आपने कॉलर लगा दिया, ठीक है। इसी बीच अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसका जीसीएस बहुत ही कम है, 8 से भी कम है, ये कभी भी पेशेंट वॉमिट कर सकता है, ठीक है, तो आपको ये है कि आप इसको इंटिब्यूट करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डेफिनेटिव एयरवे सिक्योर करना, ठीक है। क्योंकि ये पेशेंट अगर जीसीएस कम है इसका, तो गैग रिफ्लेक्स चला जाएगा, टंग फॉल होगी, और उससे जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या फिर कोई वॉमिट करेगा, वॉमिट करने के बाद इसका सारा जो है एस्पिरेट होकर के लंग्स में चला जाएगा। दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट, ठीक है। हमने कॉलर लगा दिया, कॉलर लगाने के बाद हमने चेस्ट देखा, चेस्ट में ये देखा कि राइज ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लो अगर हम अम्बू भी कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो अम्बू करते वक्त हमें ये देखो कि चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं, दोनों साइड का, एक साइड का हो रहा है, एक साइड नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू ऑस्कल्टेट कि एयर एंट्री इक्वल है या नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है कि डल है या रेजोनेंट है, ठीक है, उसमें हमें पता चलेगा कि भाई इसमें फ्लूइड है या फिर एयर है। और अगर टेंशन निमोथोरेक्स होगा और बीपी कम होगा, बीपी कम हो जाएगा ना टेंशन निमोथोरेक्स में, कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से बीपी फॉल हो रहा है, तो हम फौरन उसको डीकंप्रेस करेंगे। सिस्टीन जो आपकी गेज की वो आपकी निडल आती है, ठीक है, उसको कहां पर हम मार देंगे फौरन, इसको हाथ को ऐसे लेंगे, अगर पहले कंफर्म करेंगे कि हाँ टेंशन निमोथोरेक्स है या नहीं है, ठीक है, एयर एंट्री यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है, ये चेस्ट राइज भी नहीं हो रहा है, बीपी फॉल हो रहा है, ढोलक जैसी आवाज आ रही है, ठीक है, हाइपर रेजोनेंट नोड आ रहा है, यहाँ पर एयर एंट्री ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रही है, बीपी लो हो रहा है, ठीक है, हमें देख रहा है 2-3 रिब्स भी टूटी हुई, क्रैपिटस भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टेंशन निमोथोरेक्स इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बोलोगे भाई एक्सरे करके हम देखेंगे, रख दो, भेज दो इसको वार्ड में, तब तक पेशेंट उड़ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका ये आपका एक्सिलरी लाइन हो गई, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, निप्पल के सीधे नीचे लेकर आ जाओ, दैट इज कॉल्ड योर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिप, अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिप, वहां पर सीधा उसको मार करके वाटर सील से उसका एयर को बाहर निकाल दोगे, दैट इज योर इमरजेंसी डीकंप्रेशन ऑफ योर टेंशन निमोथोरेक्स। बच्चा है, आपको लग रहा है टेंशन निमोथोरेक्स है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे मार करके निडल
इसको adjust कर दो। जैसे ही आपने डिकम्प्रेस किया, द सेम मोमेंट यू नीड टू पुट अ आईसीडी। जब तक वो आईसीडी नहीं डालोगे, हम इंटीबेट करके वेंटिलेटर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि वो एग्रेवेट हो जाएगा। सिंपल न्यूमोथोरेक्स कैन कन्वर्ट इनटू टेंशन न्यूमोथोरेक्स इफ यू कनेक्ट द पेशेंट विद वेंटिलेटर। याद रखना, अगर आपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे कनेक्ट कर दिया और उसके बाद बीपी फॉल होना शुरू हो गया, ऑलवेज रिमेंबर यू मिस्ड समथिंग। ऑलवेज चेक, कहीं न्यूमोथोरेक्स तो नहीं पड़ा हुआ था और हमने वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया, उसने प्रेशर से वो एयर दे करके उसको और फुला दिया और बीपी लो हो गया क्योंकि वेनस रिटर्न खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ब्रीदिंग पार्ट हो गया ये। अगर मान लो कि ओपन न्यूमोथोरेक्स है, ठीक है, ठीक है, या फ्लैट चेस्ट है। हाँ सर, अपर बॉर्डर ऑफ द जो रिब्स है, हाँ, उसमें जो रीजन है वो उसको निडल को प्रिक करने का, तो क्या यही होता है जो नर्व नीचे से नर्व क्रॉस नीचे करती से नर्व्स और वेसल्स क्रॉस होती है लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स, है? इसलिए अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिब, ठीक है, वहां पर हम उसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए ओपन वुंड है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ओपन वुंड में क्या करेंगे, हम उसको सील कर देंगे। सील करेंगे, पेशेंट है उसको, पेशेंट कंटिन्यू करो। हाँ सर, यस सर, इंटरेस्टिंग तो बट आई ठीक है, उसको सील कर देंगे चारों तरफ से, एक कोना जो है ना उसका छोड़ देंगे ताकि बाहर की एयर अंदर नहीं जाए और अंदर की एयर बाहर जाने लगे, ताकि प्रेशर कम होता है। ठीक है, ये हो गया, ये ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, सर्कुलेशन आ गया। ठीक है, सर्कुलेशन में हमने बीपी वगैरह देख लिया, कैमरा लगा दिया, फ्लूइड लगा दिया। ठीक है, फ्लूइड के साथ हमें ये ऑलवेज रिमेंबर कि हमें ये एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि ये पेशेंट कितने शॉक में है। फिर हमने एब्डोमेन देखा, एब्डोमेन में अगर मान लीजिए गार्डिंग रिजिडिटी है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, ठीक है, हमने फौरन अल्ट्रासाउंड कर लिया इसका, या अल्ट्रासाउंड नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर बीपी फॉल है, अगर आपके पास यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, तो आपने एयरवे सिक्योर कर लिया, टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो आपने करना था वो कर लिया, वो आपका सी सर्वाइकल लाइन जो है आपका जो इनलाइन स्टेबलाइजेशन है सर्वाइकल स्पाइन की, वो कर लिया फिलाडेल्फिया कॉलर के साथ। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पेल्विक कंप्रेशन इज ओके, पेल्विक इंजरी नहीं है, लॉन्ग बोन इंजरी नहीं है, कोई हाथ की में इंजरी नहीं है, ठीक है, हेड इंजरी के लिए और फास्ट के लिए आपने इमीडिएटली इसको शिफ्ट कर दिया, या तो हायर सेंटर में या फिर वहां पर इसका फर्दर मैनेजमेंट होगा, वहां पर इसका सीटी करेंगे फौरन। ठीक है, और साथ में फास्ट करेंगे कि वो ब्लड है तो कहाँ है। ठीक है, आपका ये फर्स्ट एड बच्चे वो बंदे की पेशेंट की जान बचा सकता है। ठीक है, हमें अगर हेड इंजरी भी है तो हेड इंजरी के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा। ठीक है, हेड इंजरी के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा, पहले तो हमें सीजर प्रोफिलैक्टिक देना होगा। सीजर प्रोफिलैक्टिक ट्रॉमेटिक पेशेंट में फेनिटोइन इज द बेस्ट फॉर फर्स्ट 7 डेज। ठीक है, ये दे सकते हैं, प्लस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर ब्लीडिंग है तो आप मैनिटॉल दे सकते हैं। ठीक है, और क्या दे सकते हो, नहीं फेनिटोइन तो दे दिया ना, लेविपिल की बात कर रहे हो आप, या तो आप लेविपिल दे दो जो है आपके पास, अगर फेनिटोइन है फेनिटोइन दे दो, लेविपिल है लेविपिल दे दो। ठीक है, मैनिटॉल आपने दे दिया जो आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, आईसीपी जो रेज हो रहा है उसको कम करेगी। ठीक है, और क्या दोगे, ट्रेनेक्सा दोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शॉक में है, पेशेंट कहीं ब्लीड कर रहा है, तो आप ट्रेनेक्सा दे दोगे। और क्या दोगे, टीटी दोगे, टीटी दोगे। ठीक है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप एक पेन किलर लगा सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि लैसरेटेड वुंड है तो एक एंटीबायोटिक लगाएंगे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों कवरेज जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो चला सकते हो आप।
ठीक है, इस तरह से आपको एक पेशेंट को शिफ्ट करना है। ठीक है, मेक श्योर कि उसका कॉलर नहीं निकले और हेड, वो स्काल्प हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, चेस्ट हो गया, अब एब्डोमेन में आ गए। ठीक है, एब्डोमेन के लिए आपने वैसे ही जो है पालपेट कर लिया। क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबी अगर इंजरी का टाइम हो गया है, मान लो 4-6 घंटे के बाद पेशेंट आ रहा है या 12 घंटे के बाद पेशेंट आ रहा है, तो आपको यहाँ पर डिस्कलरेशन दिखेगा, यहाँ पर भी आपको डिस्कलरेशन मिलेगा। तो इसका मतलब है कि रेट्रोपेरिटोनियल या पेरिटोनियल जो है ब्लीड है पेशेंट को। ठीक है, फिर आप अगर इमीडिएटली आया है या जो भी है, आप उसका पेल्विस को कंप्रेस करोगे, कोई कैपिटिस तो नहीं है, कोई डिसलॉजमेंट तो नहीं है। ठीक है, वो देख लिया आपने, वो ठीक है। ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको बोलोगे पैर को उठाओ। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्चर होगा तो वो पैर नहीं उठा पाएगा। ठीक है, या अगर नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है या कुछ है तो लेग की रोटेशंस वो चेंज हो जाएगी या फिर वो लेग छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये देखोगे कि शाफ्ट, टीबिया शाफ्ट है या फीमर शाफ्ट है, शाफ्ट है उसकी कोई इंजरी तो नहीं है, वहाँ क्रैकेटिस तो नहीं है, ओपन करोगे, पूरा एक्सपोज करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, पेशेंट को लॉन्ग रोल करोगे। लॉन्ग रोल का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर कॉलर लगाया हुआ है, कॉलर लगाने के साथ को उसको भी मेंटेन करना है और पेशेंट को पलटना भी है। हमें स्पाइन भी तो देखना है, होता है पीछे कोई स्टैब वुंड हो, कोई गन शॉट हो, कोई ब्लीडिंग का सोर्स हो, है ना, हमें उसको भी तो देखना है। तो उसको कैसे आप लॉन्ग रोल करेंगे ट्रॉमा के पेशेंट को। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, एक आदमी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे वो रख दो भाई, तो ऐसे लेके घूम रहे हैं, ये हाथ हम सब। ठीक है, और ये पाम, ये चीज ऐसे रहे आपके फोर आर्म से, इसको आप स्टेबलाइज करोगे। ठीक है, ये किया और हाथ से इसके सर को जकड़ लिया बिल्कुल। ठीक है, ताकि कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, करो, इधर आ जाओ। वेरी गुड। ठीक है, कॉलर लगा हुआ है। अब आप आ जाओ, हमने इसको, अरे यही पकड़ो, हमने एक हाथ यहाँ पर रखा और एक हाथ यहाँ पर रखा। अब तुम अपना एक हाथ मेरे से क्रॉस करोगे, यहाँ पर रखोगे, एक हाथ वहाँ रखोगे। चलो रखो। हाँ सही कह रहा है, सही कर रहा है। इसको क्रॉस किया है ना। ठीक है, हमने ये शोल्डर पे रखा, उसने वो पैर पे रखा। ठीक है, हमने इसको ये पकड़ा, ये हिप भी पकड़ लिया हमने, ये पकड़ लिया हमने। ठीक है, अब हम बोलेंगे 1 2 3। तो जैसे ही हमने 3 बोला, तुम भी इसको मूव करोगे, मैं भी मूव करूंगा, तुम भी मूव करोगे एक साथ। और एक बंदा जो है यहाँ पर आएगा और उसका एग्जामिन करेगा, पूरे स्पाइन को पीछे देखेगा। ठीक है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं है। चलो 1 2 3 करो जल्दी यार, ऐसे ही कर लो, निकालो मत यार, ऐसे ही कर लो। पूरा पूरा वहां तक, नीचे तक। इवन तुमने इसका जो रेक्टम है ना, यहाँ से पॉटी करते हैं, ठीक है, वहां पर भी देखना है कि कहीं से कोई ब्लड तो नहीं आया है। उसके बाद 1 2 3। ठीक है, अगर हमने देख लिया है कि जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं वहां पर ब्लड का निशान है, तो हम कैथेटराइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ब्लडर की इंजरी हुई है। ठीक है, ब्लडर की इंजरी नहीं हुई है, देन ओनली यू कैन गो फॉर। प्लस हमने पीवी, वो पीआर जिसको बोलते हैं ना, पीआर करके, ग्लव्स पहन के पीआर करके भी देख सकते हैं कि जो उसके एनल इंस्टिंक्टर्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो स्पाइनल इंजरी जो लोअर स्पाइन की है वो बची हुई है। अगर वो डायलेट हो गई है और पॉटी गिर गई है, यूरिन गिर गया है, तो इसका मतलब है कि दिस पेशेंट माइट हैव सम
काइंड ऑफ स्पाइनल इंजरी ऑल्सो, और आपका पेल्विक इंजरी के साथ ब्लडर इंजरी भी हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, तो हमें इस तरह से ये डिसाइड करना है कि ये पेशेंट को रखना है या भेज देना। हम तो यहाँ से डिसाइड कर लेंगे ना कि भैया ये पेशेंट को हमें रखना नहीं है। अगर कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, गर्दन में कुछ नहीं है, बातचीत कर रहा है, बैठ गया है, हाथ पैर हिला रहा है, हाथ पैर का फ्रैक्चर है, थोड़ा बहुत यहाँ का फ्रैक्चर है, सांस में दिक्कत हो रही है, बाकी एक्सरे में ठीक है, कोई ब्लड नहीं है, एब्डोमेन सॉफ्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैर ऊपर नीचे कर रहा है, खड़ा होकर चल भी सकता है, तब हम पेशेंट को रख सकते हैं। मगर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पेशेंट ड्राउजी हो रहा है या उसका जीसीएस कम हो रहा है, ठीक है, पीपल्स अनइक्वल है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो डिस्कलरेशन है, बैटल साइन है, रकून आइज है, नेजल ब्लीड है, तो पेशेंट को नहीं रखना है, इमीडिएटली शिफ्ट करना है हायर सेंटर में या फिर इसका सीटी करवाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और एज सून एज अगर आपको रखना भी है, मान लो फीमर का फ्रैक्चर है, ये ऑर्थोपेडिशियन यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनको पता है इनको उसको ओटी में लेके जाकर फिक्स करना है, तो हमें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड के लिए हम ब्लड मंगवा सकते हैं, इसका सैंपल यूज करके ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं और ब्लड मंगवा करके पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये ब्लीडिंग है, यहाँ की ब्लीडिंग है, गर्दन में कुछ है, सर में कुछ है, अलर्टनेस में अगर कुछ कमी ऊपर नीचे है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, अगर पेशेंट को इंटिबेट करने के चांसेस आ गए हैं, तो पेशेंट को इंटिबेट करके रिससिटेट करके उसके बाद फिर उसको स्पाइनल बोर्ड में या स्कूप स्ट्रेचर में शिफ्ट करना है, उसी तरह जिस तरह मैंने अभी बताया है। लॉग रोल करके स्कूप स्ट्रेचर लगाओगे यहाँ पर, अगर अब तुम्हें ऐसे टर्न करोगे ना जैसे हमने बताया है, ठीक है, 3 आदमी के साथ, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेचर डाल करके उसको शिफ्ट करोगे, ऐसे नहीं उठा के फेंक दिया। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। और शिफ्ट करने से पहले जितने भी पल्सेस हैं उसको नोटिस करना है कि रेडियल पल्स प्रेजेंट, ठीक है, बायलेटरल रेडियल पल्स प्रेजेंट, फीमोरल प्रेजेंट, क्यूबाइटल और पोप्लिटल प्रेजेंट, डॉर्सलिस प्रेजेंट। कल को ये ना हो कि भाई ये पेशेंट जो है उसका जो है एक लिम्ब जो है बेकार हो गया, किसी ने उसको ध्यान ही नहीं दिया और वहां पर वो क्लॉट हो गया था, ठीक है, वो इंजरी थी। तो ये सारी चीजें, मान लो फ्रैक्चर के बाद क्या होता है, फ्रैक्चर के बाद जो आसपास की वेसल्स होती है वो डैमेज हो सकती है ना, नर्व डैमेज हो सकती है ना, ये सारी चीजें हमें देखना है कि भाई सेंसेशन है, मोटर एक्टिविटीज क्या है, कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं है, ठीक है, हाथ दोनों उठा रहा है, पैर उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब डॉक्यूमेंट करना है, उसके बाद ही पेशेंट को शिफ्ट करना है। और ना बोलेंगे वो शिवम से आया था तो वहीं से जो है पेशेंट जो है ना उसको ये प्रॉब्लम हो गई थी और ये इसका लिम्ब जो है खराब हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको देखना है। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बताओ। अगर पेल्विक फ्रैक्चर है तो क्या करोगे? अगर दिन में देख ले पेल्विक फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर से आदमी मर भी सकता है, इतना इतना ब्लड जाता है, क्योंकि मेजर वेसल्स होती है ना वहाँ पर, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, तो पेल्विक फ्रैक्चर अगर आपको से लग रहा है कि हाँ पेल्विक फ्रैक्चर है और डिसेबल है, कंप्रेशन टेस्ट पॉजिटिव है, तो क्या करोगे? उसको इमोबिलाइज करेंगे। इमोबिलाइज कैसे करोगे? हाँ, चादर लोगे? चादर है कहीं? बेडशीट है? भाग के लाओ, बेडशीट लेकर आओ, क्या करती? साइड में जल्दी लेकर आओ, साइड वाली बेड में। उसको बोलते हैं पेल्विक बाइंडर। ठीक है, ये सारी चीजें करके आप भेजोगे तो वो भी वो हॉस्पिटल वाला ही बोलेगा यार बड़े अच्छे हॉस्पिटल से आया था। ठीक है, पेशेंट की जान बच गई। ठीक है, ये सारी चीजें, चेस्ट की जो ये जो चादर है, ठीक है, सर ये जो आपने बताया था जो आई ओपनिंग है और जो उसका वर्बल कमांड है और मोटर कमांड है, हाँ तो ये ब्रीफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आएगा ना, है ना? हाँ, ये बेसिकली मतलब कॉन्शियसनेस के उसके लिए है ना? ठीक है, कि भाई ब्रेन जो है आपका वो कितना परफ्यूज कितने है। का ठीक है, आप आई ओपनिंग से क्या होगा कि ये है कि पेशेंट कॉन्शियस है,
ठीक है। उसके अलावा वर्बल कमांड से कि आपका पेशेंट कितना अलर्ट है, अलर्ट है। ठीक है। और मोटर कमांड की वो मोटर आपका कमांड कितना से जो है कि वो आपकी एक्टिविटी उसकी आपकी नर्व्स, आपके ब्रेन जो है ना वो कितना फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन में अगर ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जिसको बोलते हैं परफ्यूजन प्रेशर, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, अगर वो कहीं से कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है तो जीसीएस जो है वो लो होता जाता है। और जितना जीसीएस लो होगा वो उसी हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हेरिडिटी आएगी, ठीक है। अगर 13 से 15 के बीच में आ गए, जैसे 15 होता है हाईएस्ट, हमारा आपका सबका 15 है, ठीक है। 13 हो गया तो इधर मॉडरेट तो माइल्ड है, माइल्ड ठीक है। 13 से 9 मॉडरेट हो गया 9 से नीचे, 8 से नीचे सीवियर, सीवियर मतलब कि वहां पर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। और 3 से नीचे सर डेड है ना 3 से नीचे होते ही नहीं है, होता ही नहीं है 1 ही तो आएगा, हाँ। 0 तो होते ही बहुत नहीं। E1, V1, M1 means patient is dead. But patient GCS में E1, V1, M1 होकर भी पेशेंट जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि हेड इंजरी का भाई, आपने उसको इंटिबेट किया हुआ है, इंटिबेशन किया हुआ है पेशेंट को, जिसको आपने सिडेट किया हुआ है, पैरालाइज किया हुआ है, तो ना वो आंखें खोल सकता है, ना वो ट्यूब पड़ा हुआ है, ना वो बोल सकता है, ठीक है। और मोटर कमांड तो कर ही नहीं सकता क्योंकि पैरालाइज है वो। तो E1, V1, M1 हो गया, ठीक है। बट इन सच केसेस आल्सो, ठीक है, अगर पेशेंट इंटिबेटेड भी है, अगर आप उसको पेन का स्टिमुलस दोगे, ठीक है, तो वो अगर वो लोकलाइज कर रहा है, ठीक है, पेन तेजी से दबाओगे ना तो वो अपना हाथ लेकर के जाएगा इधर, तो बोल नहीं पाएगा, आंखें नहीं खोल पाएगा, मगर हाथ को उठा करके उस जगह को जो है छूने की कोशिश करके हटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। दैट इज M5 लोकलाइजिंग, ठीक है। 6 ओबेइंग कमांड, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। M5 हो गया मींस लोकलाइजिंग पेन, ठीक है। उसके नीचे जाएगा तो उसी हिसाब से डिट्यूरेशन, ठीक है। एब्नॉर्मल फ्लेक्शन, एब्नॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो सब जीसीएस जो ग्लासगो कॉमन स्केल है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कैसे एग्जामिन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके नीचे से लाना है, ठीक है, तो आपको नीचे से, ठीक है, लाना है, नीचे से सरकाना है इसको, और सरकाओ नीचे से, और आगे लाओ, और नीचे लेके जाओ, ठीक है, और नीचे लेकर और आगे लाओ इसको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये लेकर के, ये लेकर के जोर से करके ये आपने तो पेल्विक बाइंडर लगाएंगे, ठीक है। ये आपका फिक्स हो गया, ठीक है। इसका फिक्स होने का जो रीजन ये है कि ये जो पेल्विस है वो पेल्विस एक जगह ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो जाएगी तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगी, पैर की पोजीशन हमें तो इसको करना है ना फिक्स, हमें इसको फिक्स करना है, ठीक है, ठीक है। चलो।